आज हम लोग देखेंगे अध्याय 1 में हमारे आसपास के पदार्थ। अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिसका आकार, आकृति और बनावट अलग-अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ का नाम दिया। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, पत्थर हो, बादल हो, तारे हो, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है? पदार्थ। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुएं का द्रव्यमान होता है और एक क्या करती, कुछ स्थान घेरती है, इसमें कुछ आयतन होता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने क्या कर रहा है, आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा गया है। एक पंच तत्व है जैसे कि वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल और आकाश है। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार क्या किया, वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे और पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। अब पहला है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो भौतिक स्वरूप में देखते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? तो पदार्थ जो होता है कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ जो है लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ जो है रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। आइए इस क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि यह सतत है या कणों से बने हैं। क्रियाकलाप 1.1 में है कि एक 100 ml का बीकर ले। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से क्या करना है, घोलना है। ठीक, जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? नमक और शर्करा जो हो गए, क्या हो गए? जल में विलीन हो जाएगा, घुल जाएगा। क्या ये गायब हो गए? हाँ, मिल गया उसमें। कह रहा है क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? नहीं, कोई बदलाव नहीं आया। अब है इस प्रश्न के उत्तर पाने के लिए क्या करना होगा? हमें एक विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। ठीक बात है, सभी पदार्थ जो होता है कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे जल में क्या हो गई? घुल गई, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है, जो नीचे है। यहाँ देखिए, इस जल में क्या किए? नमक मिला दिए और नमक को क्या कर हिला, नीचे बैठ गया। अब इसको हिलाएंगे रड की, कांच की छड़ की मदद से, तो मिल जाएगा। जल में नमक का कण क्या होगा? मिल गया। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण क्या होता है? जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाता है। ठीक, चलिए यहाँ कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक जो होता है घन मीटर होता है। आयतन का मात्रक क्या होता है? घन मीटर होता है, या फिर कैसे मीटर क्यूब होता है। आयतन मापने का साधारण मात्रक जो होता है लीटर होता है। आयतन किसमें मापा जाता है? लीटर में। 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है और 1 लीटर में 1000 ml होता है और 1 मीटर में 10 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होता है। देखिए अब दूसरा क्या था भौतिक स्वरूप में, कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं ये देखना है। पदार्थ के कण जो है कितने छोटे हैं ये देखना है। जैसे देखिए क्रियाकलाप 1.2 में दिया गया है कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल दे। क्या करना है? पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को क्या करना है?
100 ml पानी में क्या करना है, घोल देना है। जैसे कि 100 ml पानी है, इस पर क्या डाला जा रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट में 2 या 3 ml क्रिस्टल डाला जाता है। इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकालकर, इस घोल में से क्या करना है, 10 ml घोल निकालकर इसे 90 ml जल में मिला देना। इसमें 90 ml जो जल है इसमें मिला देंगे। तो देखिए ये ज़्यादा गहरा है उससे ही कम गहरा है, और फिर यही प्रक्रिया दूसरा में करेंगे तो इससे ही कम गहरा होगा, फिर इससे ही कम गहरा होगा। तो फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल कर फिर उसे क्या करना, उसे फिर 90 ml जल में मिला दे। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। क्या जल अब भी रंगीन है? हाँ, रंगीन तो है ना। देखिए इसको में से 10 ml निकाल के इसमें रखा तो ये भी जल रंगीन हो गया, इसमें भी डाला ये भी रंगीन हो गया, इसमें भी डाला तो ये भी रंगीन हो गया। चलिए अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं और प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी क्या हो जाएगी, रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः अंततः क्या होता है, अंततः एक स्थिति में कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें कण जो होगा क्या होगा, छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह अब क्या करना है, अब लेते हैं 2 ml डिटॉल से भी हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। ठीक है। अब पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण क्या होता है, बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब देखेंगे पदार्थ के कणों का अभिलक्षणीय गुण। पदार्थ के कणों के बीच क्या है, इसको देखेंगे। पदार्थ के कणों के बीच अभिलक्षणीय गुण को देखेंगे। उसमें पहला है कि पदार्थ के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। चलिए देखते हैं क्रियाकलाप 1.2 और 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा और डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित होगा। ठीक है। इस प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण जो होता है दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या है, पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। एक तो हो गया कि पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है, अब दूसरा है कि पदार्थ के कण क्या होता है, निरंतर गतिशील होते हैं। चलिए देखते हैं क्रियाकलाप से। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दे। ठीक, इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। बुझी हुई बहुत नजदीक से पास में जाकर उसको सूंघेंगे तो खुशबू मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिलेगी। अगर अब क्या करना है, अगरबत्ती जला दे, क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? हाँ, ये मिलती है। अपने प्रेक्षण को नोट करें। क्यों? क्योंकि जलाते हैं तो उसका कण क्या हो जाता है, गतिशील हो जाता है, जिसके कारण वो मेरे पास आ जाता है। क्रियाकलाप अगला देखते हैं कि जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के क्या करना, एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में क्या करना है, शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें, अपने परीक्षण करें। देखिए क्या होगा कि लाल स्याही या नीली स्याही जो है जल्दी फैलेगा, क्योंकि वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, तरल ज़्यादा होता है, और शहद जो होता है गाढ़ा होता है, इस कारण जल्दी फैलेगा नहीं। चलिए स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा,
कि देखा कि स्याही क्या हो गई, फैलने लगी। और शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, देखा कि जल्दी ये स्याही की अपेक्षा बहुत कम फैलती है। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने घंटे या कितने दिन या कितने घंटे लगाते हैं। चलिए मतलब ये शहद की तुलना में ना स्याही जल्दी ही जल में घुल जाएगा, फैल जाएगा। अब क्रियाकलाप अगला है कि एक गिलास गर्म पानी से और दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल डालें और क्या करना है, एक वो रख दें और हिलाएं नहीं, ठीक है। एक गर्म गिलास मतलब एक गिलास लेना है गर्म पानी से और दूसरी क्या करना है, ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालेंगे, ठीक है। और एक और रख देंगे, हिलाएंगे नहीं। अब क्रिस्टल को सतह पर बैठने देंगे, ठीक। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर या ऊपर क्या दिखाई देता है, गिलास में ठोस क्रिस्टल के ऊपर क्या दिखाई देता है, ठंडा वाला में क्या होगा जानते, वो बैठा रहेगा पर गर्म जो जल रहेगा उसमें वो क्रिस्टल जो था अपना कलर ले लेगा। समय बीतने पर क्या होगा, जो गर्म जल है वो अपना कलर ले लेगा क्रिस्टल घुलकर। इससे ठोस और द्रव के कणों के बीच में क्या पता चलता है, पता चलता है कि ये दोनों जो होता है इसके बीच रिक्त स्थान होता है और घुल जाता है। क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, हाँ बदलती है। गर्म जल है उसमें क्या होती है कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो जल्दी से घुल जाता है। देखिए उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप 1.3 और 1.4 और 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए पदार्थ के कण क्या होता है, निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात इसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात इसमें क्या होते हैं, इसमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तापमान जब हम बढ़ाएंगे, तापमान को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कणों की गति ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप से हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ क्या होती है, अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थान में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। क्या कह रहा है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेजी से हो जाता है। गर्म करने पर विसरण क्या हो जाता है, तेजी से होता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए, क्योंकि पदार्थ के कण जो होते गतिशील होते इसके कारण। अब है कि पदार्थ के कण क्या है, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए देखते हैं क्रियाकलाप से। इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं, ठीक। पहला समूह क्या हो, ईद मिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ा। जो ये पकड़ी हुई है इसकी हाथ, ये हाथ जो ये पकड़ी हुई है और इसकी ये हाथ जो ये पकड़ी हुई, एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले, ठीक। अब दूसरा समूह क्या करना है कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाए। एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या करेगा, मानव श्रृंखला बनाएगा। तीसरा समूह क्या करना है कि केवल उंगली के सिरे को छूकर एक श्रृंखला बनाए, ठीक है। उंगली को छू छू कर श्रृंखला बनाना है। अब चौथा समूह क्या करना है, उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें, ठीक है। ठीक है, इस समूह को तोड़ना आसान है। किस समूह को तोड़ना आसान है, जो उंगली से जो छू छू कर जो बनाया है कमजोर बनाया है, क्योंकि इसमें शक्ति बहुत कम है, छुआ हुआ है तो मतलब जल्दी टूट जाएगा ये। तो बोला किस समूह को तोड़ना आसान है, तो उंगली से जो छुआ हुआ है उसको तोड़ना बहुत आसान है।
क्यों? क्योंकि इसके पास कम शक्ति है। यदि हम प्रत्येक पदार्थ का एक कण मान ले तो किस समूहों में कणों ने अपने एक दूसरे को क्या करे, सबसे अधिक बल से पकड़ा हुआ। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण मान ले तो किस समूह के कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से, तो ईदी मिस्मी जो है, ये जो है सबसे कस के पकड़ा हुआ। अब क्रियाकलाप 1.7 है, ये देखेंगे कि एक लोहे की कील है, ठीक है, एक लोहे की कील है, एक चौक का टुकड़ा है, ठीक, और एक रबर बैंड ले। एक क्या है? लोहे की कील है, एक चौक का टुकड़ा है और एक रबर बैंड है। इन पर हथौड़े मारकर, काटकर या खींचकर इसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण जो होता है अधिक बल एक दूसरे से जुड़ते हैं? तो लोहे का टुकड़ा अधिक बल से एक दूसरे से जुड़ते हैं। क्रियाकलाप फिर 1.8 देखेंगे। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें, ठीक। क्या जल की सतह कटती है? नहीं करती। जल की सतह न कटने का क्या कारण? क्योंकि उसके बीच वो बहुत तरल है और उसके बीच ज्यादा क्या है, जगह नहीं है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कण के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल जो होता है कणों को एक साथ रखते हैं। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में क्या होता है, अलग अलग। जो ठोस में अलग होता है, द्रव में अलग होता है, गैस में अलग होता है इस बल। अब देखते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं यह देखना है। अपने आसपास के पदार्थ को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 स्वरूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं इसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला है ठोस, ठीक है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन? ठोस है, द्रव है और गैस। तो पहला देखते हैं ठोस। 1.9 में है कि क्रियाकलाप 1.9 में क्या है कि निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। पेन ले, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। लकड़ी की क्या करना है? छड़ लेना। इन वस्तुओं को क्या करना है? चारों ओर पेंसिल घुमाकर इसके क्या करना है? आकार का रेखा चित्र बनाना है, आकार का रेखा चित्र बना लेना, ठीक। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? देखिए, निश्चित आकार, ठीक, स्पष्ट सीमा तथा क्या है? स्थिर आयतन है। हाँ है। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? टूट जाएगा। इसका क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? नहीं, विसरण संभव नहीं है। बल लगाकर इसको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या यह संपीड़ित होता है? कुछ हद तक रबर हो जाएगा। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार है, ठीक है, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बाह्य बल लगाने पर भी क्या होता है? ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं। बल लगाने पर ठोस क्या होते हैं? टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। अब निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जैसे कि पहला है कि रबर बैंड को क्या माना जाए? क्या खींचकर इसका आयतन बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? हाँ, ठोस तो है। इसको खींचकर हल्का सा आकार बदल सकते हैं। दूसरा है कि विभिन्न आकार के बर्तनों में रखे जल रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? हाँ, ठोस है, बाकी आकार तो ले लेता है। तीसरा है सी नंबर, स्पंज क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है?
हाँ है, सही है, क्योंकि इसके बीच जो होता है ना काफी रिक्त स्थान होता है। ये सभी ठोस ही हैं, क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह क्या होता है, पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखें, इसके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। ठीक। अगला है कि स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे क्या होता है, बाहर वायु जो होता है बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। अब है द्रव अवस्था, देखते हैं क्रियाकलाप 1.10 में। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें: जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय इत्यादि। ठीक। और दूसरा है, विभिन्न आकार के बर्तन प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml का निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होता है, किसी एक बूंद का 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? हाँ, आयतन एक समान ही रहेगा ना। अलग अलग बर्तन में रखेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? हाँ, बहता है। परीक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जिस बर्तन में इसे रखा जाए ये उसी का आकार ले लेता है। इसलिए आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रवों में बहाव होता है और इसका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 1.5 के संदर्भ हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। ठोस और द्रव का विसरण किसमें संभव है? द्रवों में संभव है। वातावरण की गैस विसरित होकर जल में क्या होती है, घुल जाती है। वातावरण की जो गैसें होती है विसरित होकर जल में घुल जाती है। एक गैस विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधे के लिए अनिवार्य होती है। ठीक। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जो होता है जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। और इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। द्रव में क्या है, ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर क्या होती है, अधिक होती है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की जो दर होती है अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी क्या होती है, अधिक होती है। अब देखते हैं गैसीय अवस्था। आपने कभी एक गुब्बारे वाला पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे से हवा भरता है, उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरते हैं। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन कौन सी गैस है। क्रियाकलाप 1.11 देखेंगे।